हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। आज का सेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका ये क्वेश्चन होता है कि हमें कंसेप्ट तो समझ में आता है, हमें रूल्स तो समझ आते हैं, हमें फॉर्मूला तो याद हो जाता है, बट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन वी आर अनेबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। हमें ये भी पता नहीं लगता कि हम इस कंसेप्ट का, इस रूल का, इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करें। जब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं, हमें कोई बताता है तो याद आता है कि हाँ यार, ये तो हमने पढ़ा था, फिर हम कर क्यों नहीं पाए। तो इस डाउट को क्लियर करने की मैंने आज कोशिश की है इस सेशन में। तो पहले हम छोटे छोटे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे इन्हीं से रिलेटेड, ताकि आपको ये पता लगे कि छोटा सा कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है किसी भी क्वेश्चन में। ताकि उस तरह की प्रैक्टिस होगी आपकी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बहुत बेसिक सी चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने आर्टिकल को बार बार पढ़ा है, पता नहीं कितनी बार अब तक पढ़ा होगा। हम आर्टिकल ए और एन की बात करते हैं। अगर हम ए और एन की बात जब करना शुरू करते हैं तो हमें पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। ये हमें बाद में पता होना चाहिए कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए और एन का यूज़ होता कहाँ है। भाई, नाउन की जब हम बात करते हैं ना, तो नाउन दो तरीके से हमें मिलता है। एक मिलता है सिंगुलर फॉर्म में और एक मिलता है प्लूरल फॉर्म में। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट तो आप कहोगे कि ये सिंगुलर है। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स तो आप कहोगे ये प्लूरल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ स्टूडेंट एक था तो आपने स्टूडेंट कहा, इसका मतलब सिंगुलर हुआ। स्टूडेंट एक से ज़्यादा थे तो आपने कहा स्टूडेंट्स, मतलब प्लूरल फॉर्म था। यही तो हुआ ना। जब यहाँ एक से ज़्यादा हैं तो ए और एन का मतलब होता है एक। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ना तो ए आएगा और ना एन आएगा। क्लियर। यहाँ ए और एन आना चाहिए क्योंकि यहाँ एक की बात हो रही है और इसका मतलब एक होता है। तो यहाँ से पहली बात तो ये पता चलती है ए और एन यूज़ होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आप इस बात को नोट करिएगा। जब कभी भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देखेंगे उससे पहले हम ए और एन का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ ए यूज़ होगा और कहाँ एन यूज़ होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो हम एन का यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा अम्ब्रेला, इससे पहले ए आना चाहिए या एन आना चाहिए, आप मुझे बताओ। और उसके बाद मैंने कहा आपसे यूनिवर्सिटी, तो इसके बाद इससे पहले क्या आना चाहिए हमें ये बताओ। आप कहोगे अम्ब्रेला से पहले एन आएगा, यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा, और यही ठीक है। अगर आप इसकी जगह यहाँ एन बोलते हो तो ये गलत है। इससे पहले एन नहीं आ सकता, इससे पहले अ आएगा और इससे पहले एन आएगा। ये भी यू से स्टार्ट हुआ था और ये भी यू से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब जो हमने पढ़ा है ये कि यू से स्टार्ट होगा तो एन आएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। एक जगह यू है तो एन आ रहा है, एक जगह फिर से यू है लेकिन वहाँ ए आ रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ दिक्कत है। तो आप इस चीज़ को भूल जाओ। एक्चुअल में बात ये नहीं है, बात ये है जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनंसिएशन, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनंसिएशन वाउल साउंड से स्टार्ट होगा। वाउल साउंड कौन से होते हैं? ये ए आ ई ए ओ औ ऊ बड़ा ऊ। अगर इनमें से किसी से स्टार्ट होगा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनंसिएशन, उच्चारण, तो हम एन का यूज़ करेंगे। और अगर इनमें से किसी से स्टार्ट नहीं होगा तो हम ए का यूज़ करेंगे। बात क्लियर हुई? ये ए ई आई ओ यू वाला बच्चों का खेल है, आपका खेल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले ए लगता है लेकिन अम्ब्रेला से पहले एन लगता है। अब या तो आप ये कह लो उसे कि ये एक्सेप्शन है, या फिर आप उसकी जड़ तक पहुंचो कि एक्चुअल में सही बात क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ वो क्यों है। जब आप अम्ब्रेला का प्रोनंसिएशन करते हैं, जब इसका उच्चारण करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, अम्ब्रेला। जब हमने इसका प्रोनंसिएशन किया तो इसकी वाउल साउंड क्या है? स्टार्टिंग में साउंड क्या है? ए। और जब हम ए की बात करते हैं तो ए वाउल साउंड है, और अगर ये वाउल साउंड है तो इससे पहले एन आना चाहिए। क्लियर हुआ?
अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी के प्रोनाउंसिएशन की, तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं, यूनिवर्सिटी। इसका स्टार्टिंग क्या है, य। क्या य एक वाउल साउंड है? नहीं है। और अगर नहीं है तो हम इसके साथ ए लगाने वाले हैं, एन नहीं लगा सकते। इस बात को आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं आपसे कहूँ इमेज, इससे पहले ए आना चाहिए या एन आना चाहिए या कुछ नहीं आना चाहिए? भाई हम जानते हैं इमेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए और एन आना चाहिए, क्योंकि एक है तो हमें बताना पड़ेगा ये एक है, और ये ई से स्टार्ट होगा तो ये वाउल साउंड है तो एन आएगा। अगर मैं सेंटेंस को लिख दूं कहीं भी, सी इज गर्ल, सी इज गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि गर्ल एक नाउन है। नाउन भी कैसा, सिंगुलर काउंटेबल, और इससे पहले हमें ए और एन चाहिए। अब हमें ये पता करना होगा एन आएगा या ए आएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ क्या आएगा, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। इतनी बात क्लियर हुई, हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कई बार आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई भी जगह होगी, जैसे सेंटेंस लिखा होगा वहाँ पर कि आई लाइक दिस बुक बीइंग मोटिवेशनल या बीइंग मोटिवेशनल। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि यार आईएनजी फॉर्म है, यहाँ बीइंग लिखा है, मैं कुछ और लिख दूँ, आई सो हर, आई सो हर परचेजिंग पेन, परचेजिंग पेन। इस छोटे से सेंटेंस को देखकर आपको दो एरर समझ में आते हैं। पहला एरर तो ये समझ में आता है कि यार ये पेन लिखा है और पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए और एन आना चाहिए था, तो यहाँ ए आएगा। पहली बात तो ये है, क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये सेंटेंस ये होना चाहिए, आई सो हर परचेजिंग अ पेन। इस बात को आप पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन समझ पा रहे हैं, ये छोटी सी बात है, लेकिन क्वेश्चन बन रहे हैं आज भी इससे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिल जाते हैं, हमें समझ भी नहीं आता है। गॉट इट। दूसरी बात, हम देखते हैं यार इसमें आईएनजी लिखा हुआ है, और आईएनजी से पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, आर, एम, वोज, वर, कुछ तो आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ भी एरर हो सकता है। नहीं, यहाँ एरर नहीं है। इसका मतलब समझो, इस बात को आप नोट करो पहले। जब कभी दो वर्ब को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जब कभी दो वर्ब को आपस में कनेक्ट किया जाए विदाउट एनी कंजंक्शन, विदाउट एनी कंजंक्शन, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ता है। तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना, एक एक चीज़ को नोट कर लेना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ता है। जब कभी भी दो वर्ब को आपस में कनेक्ट किया जाए विदाउट एनी कंजंक्शन, बिना किसी कंजंक्शन के, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना पड़ता है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है। किसी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दें, किसी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दें और इसे दूसरे वर्ब के साथ कनेक्ट कर दें, दूसरे वर्ब के साथ कनेक्ट कर दें किसी सेंटेंस में, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए, ऐसा करते हुए, ऐसा होते हुए, मतलब वो उसके मीनिंग पर डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हो कैसे? अभी हमने एक सेंटेंस देखा, सी इज, आई सॉ हर परचेजिंग अ पेन। एक वर्ब थी यहाँ सॉ और एक दूसरी वर्ब है परचेज। दो वर्ब को हमने आपस में कनेक्ट किया, बीच में कोई कंजंक्शन तो नहीं है? नहीं है, लेकिन फिर भी दो एक्शन को हमने एक साथ किया। दो एक्शन मतलब मैंने उसे देखा और वो ऐसा कर रही थी, तो दो एक्शन एक साथ हुए, एक तो देखने का और एक खरीदने का, परचेज करने का। तो मैंने क्या किया, दूसरे वाले में आईएनजी लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बना। इससे पहले किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इस बात को समझ पाए आप? और इसका मतलब क्या हुआ, आई सो हर, मैंने उसे देखा, परचेजिंग अ पेन, एक पेन खरीदते हुए, ऐसा करते हुए। एक और सेंटेंस यहाँ लिखा है,
आई लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को लाइक करता हूँ। बीइंग मोटिवेशनल, मोटिवेशनल होने पर, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना, बी का मीनिंग होता है होना। जैसे परचेज का मतलब खरीदना, डू का मतलब करना, वैसे बी का मतलब होना। तो हमने बी में क्या लगा दिया, आईएनजी। बात समझ पा रहे हो? अगर कल को ये सेंटेंस लिखा आ जाए आई लाइक दिस बुक बीइंग मोटिवेशनल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंटेंस के सेंस को देखना है। वहाँ दो काम हो रहे हैं, ऐसा होने पर मैं इसे लाइक करता हूँ, दो एक्शन है वहाँ पर, तो हमने दूसरे वाले वर्ब को जोड़ने की कोशिश की है, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए और आईएनजी से मिलता है। तो हमने दो बेसिक से कंसेप्ट सीखे, ये बहुत बेसिक है, ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो हमें कुछ नहीं पता है। उसके बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट ये है, आपको फ्रेजेस आएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, किसी एक ये स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, कहीं से मुझे दिए हैं किसी ने, तो मैं उन्हीं सारी चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। एक फ्रेज होता है पेव द वे, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पेव द वे का मतलब होता है टू प्रिपेयर अ स्मूथ इजी वे, मतलब कोई बहुत आसान सा रास्ता बनाना, कोई डेवलपमेंट करना है, उसके लिए हमें बहुत आसान सा रास्ता बनाना है, तो हम उसके लिए पेव द वे का यूज़ करेंगे। इकोनॉमी को हमें अच्छा करना है, उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हम पेव द वे कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं हम अपने रास्तों को, ताकि ऐसा हो जाए। हमें सिलेक्शन चाहिए, हम पढ़ रहे हैं, हम एक एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, हम टारगेट बना के चल रहे हैं, 3 दिन में हमें ये वाले क्वेश्चन करने, ये टॉपिक करने, अगले 3 दिन में ये करने, हम पेव द वे कर रहे हैं। गॉट इट? इसका मीनिंग क्या है, ये आपको समझ में आई बात? सेंटेंस लिखा है आपके सामने, साइंटिस्ट होप दैट डेटा फ्रॉम द प्रोब विल पेव द वे फॉर अ मोर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। मीनिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ में आएगा पेव द वे का मतलब क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इससे, ये आपको बताता हूँ मैं आपको। इस फॉर की जगह मैं यहाँ ऑन लिख दूँ। पेव द वे का मतलब है आसान बनाना, किसी रास्ते को, तरीकों को आसान बनाना। अब ये बताओ, जब आप कुछ रास्ते आसान कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो अपनी, आप आसान कर रहे हो चीज़ों को, सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे हो, आप नोट्स बना बना कर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो सिलेक्शन के लिए या सिलेक्शन पर, सोच के बताओ। के लिए ना, जब के लिए की हम बात करते हैं तो फॉर आना चाहिए या ऑन आना चाहिए? उसके मीनिंग पर जाओ पहले, तो अपने आप समझ में आएगा, फॉर आना चाहिए। तो अब या तो आप रट लो कि इसके साथ फॉर आता है, या फिर आप जो मैंने समझाया वो समझ लो। अगर यहाँ ऑन लिखा होगा तो वो एरर बनेगा। डन? इस तरीके से क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन आया रिप्लेसमेंट में, मसल इन, एक ये फ्रेज है, वर्ब है मसल, और उसके साथ इन लगा हुआ है। इसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी। कहीं कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप फिर भी चले गए, फिर भी आप इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब वहाँ मसल इन हुआ है, आपने मसल इन नहीं किया है। बात समझ पा रहे हो? एक होता है मडल थ्रू, मडल थ्रू भी एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू गेट थ्रू अ सिचुएशन डिस्पाइट द लैक ऑफ एडवांटेजेस। मतलब कहने का ये हुआ, जहाँ एडवांटेजेस की कमी है, जहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ किसी सिचुएशन में गेट थ्रू होना इज़ कॉल्ड मडल थ्रू। बात समझ पा रहे हो? फ्रेजल वर्ब्स इसीलिए क्वेश्चन में पूछी जाती हैं ताकि आपको इनका मीनिंग पता हो, क्योंकि एक वर्ब में जब हम किसी भी प्रपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा बहुत इधर से उधर घूम जाता है और वहीं हम फंस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रशअप, एक फ्रेजल वर्ब है ब्रशअप। ब्रशअप का मतलब होता है, जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, आपने बहुत बार पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन पर नाउन को आपने बहुत पढ़ा है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, वर्ब को बहुत पढ़ा है आपने, लेकिन आपको हर बार उन्हें रिवाइज करने की नीड पड़ती है। आप हर चीज़ में देखते हो, यार ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, वहाँ आप ब्रशअप करते हो। मतलब किसी भी चीज़ का रिव्यू करना, जिस चीज़ को आप जानते हो उसका रिव्यू करना, उसका रिवीजन करना इज़ कॉल्ड ब्रशअप। और ब्रशअप ऑन भी कई बार आता है, तो दोनों का एक ही मीनिंग है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो सेंटेंस, इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेवल टू द यूके यू वुड बेटर ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश। गॉट इट? ब्रश ओ डबल एफ, ऑफ की बात हम करते हैं। ब्रश ऑफ का मतलब होता है जब आप
किसी चीज़ को सुनने को मना कर दो। सामने वाला आपसे कह रहा है लेकिन आप मना कर दो, आप रिफ्यूज़ कर दो कि यार नहीं, मुझे नहीं सुनना है, ये मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, आपको मतलब बोला जा रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। घर में आपसे कोई कहा गया कि यार ये काम कर लो, बट आपने इग्नोर कर दिया, आपने मना कर दिया, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है। इसे हम बोलते हैं ब्रश ऑफ। आई ट्राइड टॉकिंग टू हिम बट ही कैप्ट ब्रशिंग मी ऑफ। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। समझ में आया ब्रश ऑफ का मतलब क्या है? आई ट्राइड टू एक्सप्लेन बट ही ब्रश असाइड माई एक्सप्लेनेशन। एक और आता है इसके साथ प्रपोजिशन असाइड, ब्रश के साथ असाइड। ब्रश अप का मतलब आपने देखा, ब्रश ऑफ का मतलब देखा, ब्रश असाइड का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि सामने वाला बोलना चाह रहा है, आपने मना कर दिया यार नहीं। एक होता है कि आपने साफ साफ कह दिया कि नहीं रहने दे, मुझे तुझे तो सुनना ही नहीं है भाई। उसे बोलते हैं हम ब्रश असाइड, मतलब एक साइड रख रखा है आपने उसे कि नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, तू क्या कहता है रहने दे भाई, तू रहने ही दे। उसे हम बोलते हैं ब्रश असाइड। तो ब्रश असाइड और ब्रश ऑफ दोनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादा इससे घबराने की नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुक इन, हमने बुक तो पढ़ा है, BOO के। बुक एक नाउन है जिसका मतलब किताब है, जिसने हमारे दिमाग को दही बना के रखा है, ये तो हमें पता है। इसे हम नींद लाने की दवाई भी बोलते हैं। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है कि बुक एक वर्ब भी होती है। हाँ, बुक एक वर्ब होती है। जब आप बोलते हो ना यार गाड़ी बुक कर ले, हमें वहाँ जाना है, गाड़ी बुक कर लो, ट्रेन बुक कर लो, टिकट बुक कर लो, उसका मतलब क्या होता है? क्या किताब कर लो, गाड़ी किताब कर लो, ट्रेन किताब कर लो, टिकट किताब कर लो? नहीं ना, ट्रक बुक कर लो। मतलब आप किसी चीज़ को एडवांस में रिजर्व करना चाह रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बुक इन का मतलब, बुक के साथ इन लगाते हैं हम, फ्रेजल वर्ब बन जाता है टू मेक अ रिजर्वेशन इन एडवांस। किसी चीज़ को एडवांस में रिजर्व कर लेना कि यार अब हम इस डेट को हम जाएंगे भाई, किसी और को नहीं कर सकते हो, एडवांस में आपने रिजर्व कर लिया, उसे हम बुक इन बोलते हैं। एक होता है बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब होता है टू रिकवर। आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स नहीं आए, एक तो है कि आप थक कर बैठ गए यार हमसे नहीं होगा, एक ये है आपने बाउंस बैक किया। आए, आप देखा हमने कहाँ कहाँ एरर है यार, हमारे 60 मार्क्स आए, हमें 75 लाने थे, 15 मार्क्स कहाँ कहाँ रह गए, उन चीज़ों पे आपने काम किया, उसे हम बोलते हैं बाउंस बैक। क्लियर हुआ? एक और बात समझो, जब हम वर्ब की बात करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं या एडवर्ब की बात करते हैं, इन तीनों का मॉडिफायर होता है। जैसे नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफायर होता है ना, वो होता है एडजेक्टिव। जब हमें नाउन को मॉडिफाई करना हो, प्रोनाउन को मॉडिफाई करना हो, तो हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें इन तीनों को मॉडिफाई करना हो तो हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे? हम जब कोर्स करेंगे, जब हम इन चीज़ों को समझेंगे, अभी इसकी आपको नीड नहीं है। आपको इतनी नीड है, अगर हमें किसी वर्ब को मॉडिफाई करना होगा तो हमें एडवर्ब चाहिए होगी। किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होगी। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूँ आई हैव कंप्लीट, आई हैव कंप्लीट लर्नड। एक और बात आपको बताऊं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी, ज़रूरत तो नहीं है फिर भी बता देता हूँ। इस तरह का एक और वर्ड होता है LEARNED, लर्नेड। इसे बोलते हैं हम लर्नेड, और ये होता है लर्नड। ये लर्न की दोनों थर्ड फॉर्म है, ये लर्न की दोनों थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न ये होता है जब दोनों थर्ड फॉर्म है तो हम कौन सी यूज़ करेंगे। एक थर्ड फॉर्म बनती है एडजेक्टिव, एक थर्ड फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव का, और एक करती है मेन वर्ब का, मतलब एक्शन का। बात समझ रहे हो? कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। कहीं लिखा हो ब्रोकन, ब्रोकन पेंसिल, इसका मतलब ये हुआ टूटी हुई पेंसिल। तो यहाँ पेंसिल नाउन है, उससे पहले ये लिखा है, इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। मतलब इस वर्ब ने, वर्ब की थर्ड फॉर्म ने एडजेक्टिव का काम किया है। समझ पा रहे हो एडजेक्टिव कहाँ बनता है? तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जहाँ मेन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की सेम फॉर्म होती हैं। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका एडजेक्टिव अलग फॉर्म से बनता है और मेन वर्ब अलग फॉर्म से बनता है, थर्ड फॉर्म।
बात समझ पा रहे हो? उनमें से लर्न एक है। जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, तो हम लर्नड का यूज़ करते हैं। जब हम किसी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो हम लर्नेड का यूज़ करते हैं। लर्नड मैन नहीं, लर्नेड मैन होगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन जब हम एक्शन की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ हैव के साथ एक्शन लगाया, आई हैव लर्नड, तो मैंने लर्नड कहा, लर्नेड नहीं लगा सकता। दूसरी बात, लर्नड एक वर्ब है। लर्नड एक वर्ब है, और अगर बच्चा ये वर्ब है तो ये हमें एक एडवर्ब चाहिए मॉडिफाई करने को, और एडवर्ब में हम जानते हैं एलवाई लिखा होता है लास्ट में 99% में। ठीक है, तो हमें कंप्लीट नहीं, कंप्लीटली चाहिए होगा। मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको इस अपने कंसेप्ट से कि हमें एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होता है। इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ कंप्लीट नहीं, कंप्लीटली चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात है, जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में लिखा होगा तो हमें वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में चाहिए होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। हम इसे SSPP के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार पढ़ाता हूँ मैं SSPP, ताकि बच्चे याद रखें। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब समझने की ज़रूरत है भाई, सब्जेक्ट को हम जानते हैं नाउन प्रोनाउन से बनेगा, तो सिंगुलर कब होगा? जैसे अगर कहीं लिखा है बॉय तो ये सिंगुलर है, बॉयज़ लिखा है तो ये प्लूरल है। कहीं लिखा है स्टूडेंट, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल है। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म बोले तो जैसे गो लिखा है तो ये ओरिजिनल फॉर्म है, हमने तो कोई छेड़छाड़ नहीं की ना अभी इसमें। प्ले लिखा है, स्टडी लिखा है, तो ये सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखे हैं। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये प्लूरल होते हैं, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। कोई भी, जैसे कोई भी वर्ब आप बोल दो, आप लाफ बोलो, ईट बोलो, गो बोलो, कम बोलो, ये सारी चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखी हैं, और ओरिजिनल फॉर्म में ये सब प्लूरल होते हैं। समझ पा रहे हो ना एक एक चीज़ को? बहुत बारीकी से बेसिक सी चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत टाइम ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। हम 1 घंटे की जगह 3 घंटे देते हैं किसी चीज़ को, लेकिन वहाँ से आउटपुट निकाल पा रहे हैं, तो वो 3 घंटे वेस्ट नहीं हुए। हमने 1 घंटा दिया लेकिन हमने कोई आउटपुट नहीं निकाला, तो वो 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो इससे अच्छा हम 3 घंटे दें, लेकिन आउटपुट चाहे कम ही निकले, लेकिन निकलना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? अगर हम इन सब में जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखे हुए वर्ब हैं, इनमें एस या ES लगा दें तो ये सिंगुलर बन जाते हैं। ये लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिख लिया पहले, ताकि मैं लिखते हुए वैकम पे थोड़ा राइटिंग ऐसे हो जाती है, मुझे ज़्यादा वैकम पे पढ़ाने की आदत नहीं है, बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया ताकि आपको राइटिंग की प्रॉब्लम ना हो, आप चीज़ों को नोट कर पाएँ। जब हम इनमें ऐसी ES लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाते हैं। जैसे गो लिखा था तो ये प्लूरल था ओरिजिनल फॉर्म में, मैंने इसमें ES लगा दिया तो गोज बन गया, तो गोज कैसा वर्ब हुआ? सिंगुलर। समझ पा रहे हो ना मेरी बातें? क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए तो मेरे चिल्लाने का, पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आउटपुट निकला यहाँ से तो मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा कि हाँ एक बच्चा कुछ सीख के गया है। अगर मैं कहूँ आपसे प्ले, प्ले एक वर्ब है जो प्लूरल फॉर्म में, क्यों? क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है। मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये प्लेस बन गया, तो प्लेस कैसा होगा बेटा? सिंगुलर फॉर्म होगा। गॉट इट? अब सवाल ये आता है, सर आपने यहाँ ES क्यों लगाया, यहाँ S क्यों लगाया? जो वर्ड, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, जिसमें S या ES लगाना हो आपको, जो भी वर्ड O, X, Z, SS, CH, SH से एंड होगा, उसके साथ हम ES का यूज़ करेंगे। नोट कर सकते हो आप, कोई भी वर्ड हो। जैसे हमने देखा गो, गो किससे एंड हुआ बेटा? O से, तो मैंने इसीलिए क्या लगाया? ES। यहाँ प्ले Y से हुआ, क्या इसमें Y लिखा है? नहीं लिखा है, तो मैंने इसमें S लगाया। जैसे हम बोलते हैं ओक्स, OX, बैल जिसे हम बोलते हैं, तो X से एंड हुआ, X से एंड होने वाले के साथ हम ES लगाएंगे, ऑक्सिस बनेगा, जो कि एक नाउन है। ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ। बात समझ पाए ना? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कहीं लिखा है सी और आगे लिखा है गो, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो? नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है। बात समझ पा रहे हो? तो हमें सब्जेक्ट देखा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। और सिंगुलर कब बनेगी? जब ES लगेगा, तो सी गोज सही होगा। आप एक टेंस भी सीख गए हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हम कई बार देखते हैं सिंस और फॉर का यूज़ किस तरीके से होता है, हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज कैसे होते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसे आप समझो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा। कैसे? सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम बोलते किसे हैं? पीरियड ऑफ टाइम तब बोलते हैं जब दोनों तरफ से कोई बाउंडेशन हो, पहला पॉइंट भी पता हो, दूसरा पॉइंट भी पता हो, और इसके बीच की ड्यूरेशन को हम पीरियड बोलते हैं। यही तो करते हैं। मैंने आपसे कहा 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 तारीख से 5 तारीख तक ये 5 दिन हुए, तभी तो हुए जब आपको पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट पता था। मैं आपसे कहूँ 1 तारीख से, अगर मैं आपको कहूँ, मैं इसे हटा दूँ यहाँ से, सॉरी ये क्या हुआ, मैं आपको कहूँ कि आप, अरे यार ये हटता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपसे कहूँ कि 1 तारीख से 5 तारीख तक तो 5 दिन हुए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 तारीख से, तो कितने दिन हुए? तो आप कहोगे ना कब तक, तभी तो हम बताएंगे कितने दिन हुए। तो बेटा जब तक हमें दोनों पॉइंट ना पता हो तब तक हम पीरियड नहीं निकालते, और जब हमें दोनों पॉइंट पता होगा तो पीरियड होगा, और पीरियड होगा तो 4 आएगा। जैसे मैंने कहा 4 दिन से, तो 4 दिन कभी हुए होंगे ना, जैसे 20 से 24 तक, 4 से 8 तक, तभी तो, मतलब पहला और दूसरा पॉइंट पता होगा तब तो पीरियड बनेगा ना। वैसे 7 साल से 2005 से लेकर 2012 तक कुछ हुआ होगा तभी तो 7 साल हुए, 2012 से 19 तक हुआ होगा तभी तो 7 साल हुए, दोनों पॉइंट पता होंगे। 10 घंटे से वही होगा, लास्ट सम मंथ से मतलब पिछले कुछ महीनों से, कुछ मतलब पीरियड है, पीरियड हमें ये याद नहीं कब से कब तक, बट कुछ महीने थे, मतलब दोनों टाइम, दोनों पॉइंट हमें पता था। और जब एक ही पॉइंट पता हो दूसरा ना पता हो तो ये पॉइंट बन जाता है कि इस पॉइंट से आगे पता नहीं, पीरियड बन ही नहीं रहा, इसका मतलब सिंस आएगा। जैसे संडे से कब तक पता नहीं, तो सिंस आएगा। 2017 से कब तक पता नहीं, जनवरी से कब तक पता नहीं, मतलब एक पॉइंट है, जहाँ एक पॉइंट है वहाँ सिंस आएगा। अब क्वेश्चन इससे नहीं बनने वाला जो आपने पढ़ा है, क्वेश्चन ये बनता है, हम एक टेंस का नाम जानते हैं जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे आप तसल्ली से समझो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक टेंस होता है, ठीक है। इसे हम समझते हैं, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर वाले को थोड़ा सा अलग से समझना पड़ता है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कोर्स में मेरे साथ। प्रेजेंट और पास्ट की हम बात करते हैं। प्रेजेंट में हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं, और इसमें टाइम दिया होता है, तभी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, बस आपको पॉइंट बता रहा हूँ क्या पॉइंट हमें यूज़ करना होता है। जब हमें कहीं सिंस और फोर दिया होगा, सिंस और फोर कहाँ यूज़ होगा ये आपको मैंने समझाया, तो उसके आगे टाइम दिया होगा बेटा। तो इस सिचुएशन ने, सिंस फोर प्लस टाइम वाली सिचुएशन ने मुझे ये बताया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें मुझे आईएनजी फॉर्म भी चाहिए होगा, और मुझे इसमें हैज़ बीन और हैड बीन, अगर ये प्रेजेंट होगा तो मुझे हैज़ बीन हैव बीन चाहिए होगा, और अगर ये पास्ट होगा तो मुझे हैड बीन चाहिए होगा। मतलब कहने का ये हुआ, अगर ये कंडीशन है और यहाँ इज के साथ या वॉज के साथ लिखा हुआ आईएनजी फॉर्म है तो ये गलत होगा, ये इज नहीं आना चाहिए, हैज़ बीन हैव बीन या हैड बीन में से कुछ आना चाहिए। अगर इज है तो हैज़ हैव बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा, आर है तो हैव बीन आएगा, और वॉज है बेटा तो हैड बीन आएगा, क्योंकि ये पास्ट को शो कर रहा है। ये मेरे छोटे से कंसेप्ट थे जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन कवर करने हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, द कोझिकोड कॉन्क्लेव ऑल्सो सो द रूलिंग पार्टी ट्राइंग फॉर। अब देखो बच्चा देखता है यार ट्राइंग लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म आया, इससे पहले इज नहीं लिखा है, आर नहीं लिखा है, एम नहीं लिखा है, वॉज नहीं लिखा है, वर नहीं लिखा है, एरर है, बी वाला पार्ट एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है। उसने कहा है और भी होंगे क्योंकि एंड भी दिया है उसने, दो में कहीं एरर है, तो बच्चा बी वाले के साथ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी, क्या? कि हमें चीज़ों को, जो मैंने अभी आपको समझाया है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि यार उनमें तो एरर नहीं है।
जो जो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हो ना, उन चीज़ों पे एकदम से फोकस जाना चाहिए, इनमें तो एरर नहीं है। और जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपका दिमाग हर चीज़ पे घूम जाएगा कि ये इसमें तो एरर नहीं है। जहाँ आप देखोगे एरर है या नहीं है तो आपको पता चलता जाएगा। अभी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं आपके माइंड में, तो वहाँ इस सेंटेंस में ना उन चीज़ों को वापस से लगाओ। हमने क्या पढ़ा है, आईएनजी फॉर्म वाला पार्ट पढ़ा है, ऐसा करते हुए, कहीं वो तो नहीं है ये? अगर इज नहीं लिखा है तो कहीं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला खेल तो नहीं खेल रहा है यहाँ? देखते हैं। द कोजिकोड कॉन्क्लेव, ये सब्जेक्ट हुआ इतना। ऑल्सो सो, ये एडवर्ब हुआ क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब हुआ। ऑल्सो सो, क्या देखा भाई? कोजिकोड कॉन्क्लेव ने भी देखा, क्या देखा? वोट द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी को देखा। रूलिंग पार्टी को देखा मतलब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। और अगर ये ऑब्जेक्ट बना तो इस ट्राइंग का, अगर ये वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट नहीं है तो ये एक वर्ब दूसरे वर्ब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई कंजंक्शन नहीं लिखा है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो रहा है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है बेटा? आईएनजी फॉर्म से। क्या वहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक लिखा है अपनी जगह, ये अपनी जगह ठीक लिखा है। मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में एरर कहाँ है। चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ ये रहा एरर, इसकी जगह ये होगा, सॉरी। तो ये बात तो किताबें में भी लिखी है भाई, सारी किताबों में ये बातें लिखी हैं कि इसकी जगह ये होगा। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ मेरे साथ टाइम क्यों बर्बाद करोगे और मैं आपके साथ टाइम क्यों बर्बाद करूँ? मुझे ये भी सिखाना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे लग रही हैं। अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात पढ़ाई, मैंने आपको यहाँ बताया, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो उस चीज़ को माइंड में रखो और वहाँ लगा कर देखो क्या ये वही तो नहीं है जो हमने पढ़ा है, और है तो उसे आप यूज़ करो, ताकि अगली बार आपका माइंड अपने आप कहे ये नहीं है। समझ में आ रही बात है? आगे बढ़ते हैं। ट्राइंग फॉर अ इमेज, इमेज क्या है बेटा? नाउन है। और नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल है, तो इससे पहले ए और एन आना चाहिए जो लिखा है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन की, कैसे बनेगा? ई से बनेगा। और ई से जब बनता है तो क्या आता है? एन आता है। ए की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ एन आना चाहिए। तो ये सी वाला पार्ट है, पहली तो सी वाले में एरर हुआ, ठीक है। तो सी वाले के साथ हम जाएंगे, अभी और भी हैं क्योंकि हमें दो पार्ट में एरर दिए गए हैं कहीं। An image makeover to counter the opposition's allegations of it being pro-rich and anti-Dalit. इसके एलिगेशन ऑफ इट, इसके प्रो-रिच एंड एंटी-दलित होने पर, ऐसा करने पर, ऐसा करते हुए, ऐसा होते हुए, क्या बताया मैंने आपको? ऐसा होते हुए, ये बी का मतलब कुछ, यहाँ एक वर्ब है, बी का मतलब होना, तो ऐसा करते हुए के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जाएंगे तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो बीन की जगह क्या होना चाहिए बेटा? बीइंग होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बातें समझ नहीं आई होंगी। मैंने आपको जो समझाया था वो इसी सेंटेंस के हिसाब से समझाया था, ताकि आप कॉन्सेप्ट को लगाना सीख जाओ। चाहता तो मैं ये भी कह सकता था बीन की जगह बीइंग आएगा, और यहाँ इमेज से पहले ए नहीं आ सकता, एन आएगा क्योंकि आई से स्टार्ट हुआ है, बात यहाँ ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उससे आपका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। तो उम्मीद करूँगा आप इस बात को समझ पाए होंगे। डी, सी और डी वाला हमारा आंसर होगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस से इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। एक बार में नहीं आ रहा, दो बार में नहीं आ रहा, तीन, देखो लगातार, फ्री में तो देखने को मिल रहा है, देखो इसे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तभी मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। चाहूँ तो एक ही लाइन में ख़त्म कर दूँ, एक सेंटेंस को 10 मिनट का वीडियो बना के ख़त्म कर डालूँ, लेकिन उससे ना तो आपका फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा। आपका फ़ायदा होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने किसी का भला किया है। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लिबरलाइजेशन प्रोसेस फॉलोड बाय, कई बार बच्चे यहाँ देखते हैं फॉलोड लिखा है, यार ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है, पता नहीं क्या है ये, फॉलोड बाय। अब बच्चा देखता है बाय लिखा है तो ये पैसिव फॉर्म होगा। चलो इतनी बात मैं आप ही की मान लेता हूँ, ये पैसिव फॉर्म होगा। तो बच्चा देखता है फॉलोड से पहले वॉज क्यों नहीं आया, इज़ क्यों नहीं आया, तभी तो थर्ड फॉर्म बनेगी जब इज़, एम, आर या वॉज वर्ग के साथ आना चाहिए, वो है ही नहीं। इसका मतलब इस वाले पार्ट में एरर है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है और लिबरलाइजेशन प्रोसेस है इज़ फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट से जो फॉलो की जाती है,
तो कई बार होता है क्या है, इस इज़ को हम हटा लेते हैं यहाँ से और फॉलोड बाय लिख देते हैं, तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ये कहीं ब्रैकेट में लिखा है कि ऐसा होते हुए, ऐसा करते हुए, ये फॉलो करती है उसे। समझ में आई बात, कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन प्रोसेस है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है, तो यहाँ कोई एरर नहीं बनता। ऐसी कभी भी कोई चीज़ आती है, एक और सेंटेंस में ऐसा कुछ आएगा, मैं बताऊंगा आपको वहाँ भी, तो इसमें आप एरर नहीं ढूंढेंगे, ये ठीक लिखा है। अगर ये इज़ लिखा होता तो भी ठीक था, नहीं भी लिखा है तो भी ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस सेम है। फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इज़ फॉलोड बाय की जाती है, ये फैक्ट है, तो आप इस बात को इग्नोर करेंगे। ये अभी भी ठीक है, इज़ होता तो भी ठीक होता। फॉर 1991, 2017 से 2017 से, एक ही पॉइंट है ना बेटा, एक पॉइंट के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। मैं कहूँ आपसे 2009 से, क्या लगाओगे, सिंस। 1991 से, एक ही पॉइंट है, क्या लगाओगे, सिंस। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 4 की जगह क्या आना चाहिए फिर, सिंस। पहला एरर बी वाले पार्ट में। पेव्ड द वे का मतलब मैंने आपको समझाया था, किसी भी रास्ते को या तरीकों को आसान करना। पेव्ड द वे ऑन प्राइवेटाइजेशन, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन प्रोसेस है जो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है 1991 से, उसने रास्तों को आसान किया है, तरीकों को आसान किया है, स्मूथ किया है प्राइवेटाइजेशन पर और प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो आप कहोगे के लिए, तो यहाँ ऑन की जगह 4 आना चाहिए। बी एंड सी में हमारा एरर है, तो यही हमारा आंसर होगा, बी एंड सी। अब समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को एकदम से कैसे अप्लाई करना होता है। आपने जहाँ भी पढ़ाया है मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाया आपको अच्छा ही पढ़ाया होगा। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बस एग्जाम्पल में आपकी ज़िंदगी उलझ कर रह गई है, तो या तो उस टीचर ने आपके साथ मेहनत नहीं की है, या फिर उन्होंने जो बताया वो आपने किया नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेहनत दोनों तरफ से होनी ज़रूरी होती है, टीचर की तरफ से भी, स्टूडेंट की तरफ से भी, क्योंकि जितना कंपटीशन है वहाँ एक की मेहनत से काम नहीं चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ओडिसस थॉट, एक और बात नोट करना बेटा, आप इस बात को नोट करो अपनी नोटबुक में, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर सेंटेंस की थीम पास्ट है, मतलब बातें पास्ट की हुई हैं, तो आगे भी पास्ट टेंस का ही यूज होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कैसे, सामने लिखा है आपके सेंटेंस, समझाता हूं। ओडिसस थॉट, थॉट का मतलब सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट बनता है, तो बात पास्ट की हुई है। दैट इट इज स्टिल पॉसिबल, इसने मुझे बताया प्रेजेंट है, ठीक है। स्टिल पॉसिबल दैट द ग्रीक आर्मी कुड, कुड ने मुझे बताया पास्ट है। मसल इन, कि ग्रीक आर्मी कुड मसल इन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, मसल इन का मीनिंग आपको मैंने समझाया था, तो दोबारा बताने की नीड नहीं है। मसल इन द क्राइसिस इन द वॉर, ये क्वेश्चन एरर में बना दिया गया है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट में हमसे पूछा गया था, तो इस मसल इन की जगह मडल थ्रू आएगा। अब मडल थ्रू क्यों आएगा मैं दोबारा बताकर वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, आप दोनों का मीनिंग शुरू में मैंने समझाया आपको, वहाँ देख सकते हो कि मसल इन की जगह मडल थ्रू क्यों आएगा, और ये रिप्लेसमेंट का है, ये बाय मिस्टेक यहाँ एरर की तरह बन चुका है क्वेश्चन, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छा बताओ, पास्ट, पास्ट से फॉलो करता है तो यहाँ प्रेजेंट आना चाहिए या पास्ट ही आना चाहिए, इज है तो वॉज लिख देंगे हम। दैट इट वॉज स्टिल पॉसिबल, ये पॉसिबल था, दैट द ग्रीक आर्मी कुड मसल इन, मसल इन का मतलब था जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ इन्वॉल्व हो जाना, जबकि सेंटेंस का सेंस कुछ और है। आप पढ़ोगे समझ में आएगा, उसका मीनिंग भी समझो आप मॉडल थ्रू का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कैलिफोर्निया विल कंप्लीट बुक इन, बुक इन एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो हमें एडवर्ब चाहिए। पहली बात, एडवर्ब चाहिए तो कंप्लीट की जगह कंप्लीटली चाहिए। दूसरी बात, पहला एरर बनता है बी वाले पार्ट में, बुक इन
फ्रॉम इट्स 5 ईयर लॉन्ग रिसेशन। कभी कभी सेंटेंस के थीम के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है, लेकिन स्पॉटिंग एरर में ऐसा नहीं आया अभी तक और ना आने वाला है। ये स्पॉटिंग एरर में बना दिए गए हैं क्वेश्चन। ये रिप्लेसमेंट में पूछा जाएगा, नीचे कहीं कुछ बाउंस बैक का ऑप्शन हमें लिखा होगा, तो हम बाउंस बैक का मतलब मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ आपको, आप पीछे जाके देखो, मैंने आपको समझाया था और याद होगा अभी तक कि पिछले 5 साल के रिसेशन से रिकवर होना चाहिए या एडवांस में रिजर्व करना चाहिए। ये अपने आप सेंटेंस बताया है कि इस ईयर के एंड तक कैलिफोर्निया विल कंप्लीटली बाउंस बैक, वो रिकवर कर लेगा फ्रॉम इट्स 5 ईयर लॉन्ग रिसेशन, अपने पिछले 5 साल के रिसेशन से। समझ पा रहे होंगे अच्छे से आप। आगे चलते हैं। यू कैन नो लॉन्गर ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब मैंने बताया था आपको, रिव्यू करना होता है। रिव्यू द आर्ग्यूमेंट दैट द सिस्टम इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट वन हु इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली onerous. You can no longer brush up the argument. मैंने आपको ब्रश अप और ब्रश ऑफ का मतलब बताया था, ये फिर से रिप्लेसमेंट में आना चाहिए और नीचे ब्रश ऑफ लिखा होगा किसी ऑप्शन में। तो ब्रश अप का मतलब होता है रिव्यू, कि आप रिव्यू नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट को दैट द सिस्टम, या फिर ये है कि ब्रश ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था यू कैन नो लॉन्गर डिनाई, रिफ्यूज़, आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट को दैट द सिस्टम इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ ब्रश ऑफ आएगा क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ब्रश ऑफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन दोनों का मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, बार बार समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। वन हु इज़ इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट, वन हु इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली ऑनरस। एक और बात समझो, हु का मतलब और दैट का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है। वन हु मतलब वो जो इंक्रीजिंगली ऑनरस होता जा रहा है, ये मतलब है इसका। तो हु का यूज़ हम करते हैं पर्सन के लिए, और जहाँ हमें डाउट हो कि ये पर्सन है या चीज़ है, कोई नॉन लिविंग है, समझ नहीं आ रहा, तो हम वहाँ दैट को लगा देते हैं। तो यहाँ हमें वन का यूज़ किसी पर्सन के लिए नहीं किया गया है, वन का यूज़ इकोनॉमिक स्ट्रेट जैकेट के लिए हुआ है, तो यहाँ हु की जगह दैट आना चाहिए। समझ पाए ना। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, जैसे मैं लिखूं I saw the person that was in the, मैं राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये इस पे लिखना मुझे आदत नहीं है, धीरे धीरे मेरी राइटिंग ठीक हो जाएगी। फिर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। आई सो द पर्सन है भाई, ये मैं ही कंफ्यूज हो गया क्या लिखा है मैंने ये। आई सो द पर्सन दैट, अब पर्सन की मैंने बात की है जो पार्टी में था, तो पर्सन के लिए तो हु आता है, तो यहाँ हु आना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिखता आई सो द पेन हु वॉज इन द सोप, तो फिर दैट आता है क्योंकि वहाँ नो लिविंग की बात मैंने की है। या मैं कन्फ्यूजन में हूँ ये पर्सन के लिए आया है किसके लिए आया है पता नहीं, ये सबके लिए आया, तो अभी हम दैट का यूज़ करेंगे, क्लियर हुआ। तो यहाँ हु की जगह दैट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर्सन की बात नहीं की थी। तो दो एरर होंगे, पहला तो ए वाला एरर बनेगा और दूसरा ये डी वाला एरर बनेगा, तो ए और डी इस वाले में। डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस रेफर्स टू ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट इज पर्पसफुल एंड सिस्टमेटिक, दो रेगुलर प्रैक्टिस माइट इंक्लूड माइंडलेस रिपीटिशंस। अच्छा एक बात समझाओ मुझे, दो पर्सन है ए और बी, मैं आपसे कहता हूँ ए ऐसा करता है बी वैसा करता है, दोनों को मैं एक ही सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ, तो कैसे बोलूँगा? ए ऐसा करता है इसके बावजूद बी है वैसा करता है, या मैं ये बोलूँगा ए ऐसा करता है जबकि बी वैसा करता है? सोच के बताओ। आप कहोगे जबकि बोलोगे, भाई मैं कहूँ राम ऐसा करता है जबकि सीता ऐसा करती है वैसा करती है, यही तो होगा ना। तो जबकि यहाँ बात हुई है डेलिब्रेट प्रैक्टिस की और यहाँ बात हुई है रेगुलर प्रैक्टिस की, कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस ऐसा रेफर करती है, वो ऐसा इंक्लूड कर सकती है। दोनों चीज़ों को इधर के उधर बताया गया है, तो हम बीच में जबकि लगाएंगे, और जबकि को इंग्लिश में वाइल बोलते हैं। तो यहाँ दो आना चाहिए बेटा या फिर वाइल आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कंजंक्शन का टॉपिक है। आप कंजंक्शन जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और ये तो एक सेंसफुल बात है, ये आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो यही एरर है, इसमें एक ही एरर पूछा गया हमसे, बी वाला पार्ट होगा। बाकी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मैं बताऊं और समझाऊं। इसमें आगे बढ़ते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस डज नॉट मीन दैट यू कैन फैशन योर सेल्फ इन टू एनी थिंग विद इनफ वर्क एंड एफर्ट। वाइल, देखो यहाँ वाइल आया है क्योंकि डेलिब्रेट प्रैक्टिस की बात हुई है, आगे ह्यूमन बींग्स की बात हुई है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि ऐसा ये होता है, जबकि वैसा वो होता है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो वाइल अपनी जगह ठीक लिखा है। ह्यूमन बींग्स डज, ह्यूमन बींग्स, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स। भाई सब्जेक्ट मेरा कैसा है? प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे वर्ब भी कैसी चाहिए? प्लूरल। प्लूरल वर्ब कब होती है? जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखी होती है। ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है? डू। ईएस लगा दें इसमें तो ये सिंगुलर बन जाएगी, लेकिन हमें प्लूरल चाहिए तो यहाँ डज की जगह क्या आएगा बेटा? डू आएगा। देखा, छोटी सी बात कैसे छुपी हुई रखी हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वही यूज़ करते जाओ। माइंड में लाओ यार हमने ये पढ़ा है, चाहे वो एरर है या नहीं है, अगर ठीक लिखा है तो एक बार उसे दिमाग में डालकर आगे बढ़ो तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डू नॉट कन्फ्यूज डेस्टिनी विद अपॉर्चुनिटी। डू नॉट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस कई बार देखते हैं यार इसका सब्जेक्ट का है, तो याद रखना जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। वो रॉन्ग नहीं होता है, उसे सब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसे हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे गो टू द पार्टी, गो टू द पार्टी, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ सेंटेंस तो ये इम्पेरेटिव है। इसका नेगेटिव बनाऊँ तो मैं बोलूँगा डू नॉट गो टू द पार्टी, तो ये डू नॉट कन्फ्यूज इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव पार्ट है। डेस्टिनी विद अपॉर्चुनिटी, जीन्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब भी प्लूरल लिखी है, इस बात को आप माइंड में डालते चलो, इसका मतलब ये सही लिखा है। दे डू नॉट, दे सब्जेक्ट प्लूरल है, आगे डू नॉट लिखा गया है, डू लिखा है तो ये भी प्लूरल है, ये भी ठीक है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये भी याद रखेंगे हम, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। जीन्स ऐसा प्रोवाइड करते हैं, ये ऐसा डिटरमाइन नहीं करते हैं। आर डेस्टिनी इट्स सिमिलर टू अ गेम ऑफ कार्ड्स, यू हैव अ बेटर, हैव से पता लगा ये प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट की बात नहीं हो रही है। हैव अ बेटर कई बार बच्चे ये देखते हैं, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके आपको बता दूं, ये देखते हैं कि यार हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ नहीं आई है थर्ड फॉर्म। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम, जबकि यहाँ नहीं आई है, हैव अ बेटर लिखा है, ये गलत है। नहीं, मैं आपको एक और बात समझाऊं, क्या हैव की दो कंडीशन है। हैव के साथ एक थर्ड फॉर्म आती है तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बन जाता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के साथ हम नाउन का यूज़ भी करते हैं, तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, इसे हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। ये नई बात नहीं है, आपने बहुत पढ़ा है, आपने बहुत बोला है आई हैव अ पेन। बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई इस तरह की, आई हैव अ पेन। पेन तो एक नाउन है और नाउन से पहले हैव लिखा है, हैव के साथ नाउन लिखा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब क्या है ये आपको बताने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ, रखती हूँ। बात समझ पाए? मैं इसी सेंटेंस को ये भी लिख सकता हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ मैंने हैव के साथ कंप्लीटेड लिखा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, तो वो सेंटेंस में एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू आर से बताया ये प्रेजेंट है, आर के साथ डेल्ट लिखा है और ये थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में गया है। जब भी हम इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म देखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस बनता है, जब थर्ड फॉर्म देखते हैं तो पैसिव वॉइस बनता है। ये चीज़ें सारी हम आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ ज़्यादा मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। बट यू ऑल्सो नीडेड, अब इस नीडेड ने मुझे बताया ये पास्ट है, जबकि पूरा सेंटेंस किस में चल रहा था? प्रेजेंट में, तो यहाँ नीडेड नहीं होना चाहिए बेटा, ये नीड होना चाहिए, है ना। देखो छोटी सी बात, भाई पास्ट को फॉलो करता है, लेकिन प्रेजेंट की जब कंडीशन चल रही है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट बेस हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ बट यू ऑल्सो नीड, बट आपको ज़रूरत पड़ती है टू प्ले द हैंड वेल टू विन। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन आर, अब देखते हैं बच्चे यार न्यूट्रिशन के साथ आर क्यों आएगा, इज आएगा, न्यूट्रिशन तो अकेला है। लेकिन बात समझो, मैं बोलूँ
स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। मुझे ये बताओ यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ या स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ? भाई क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं इसे हटा भी दूँ तो इसका क्या वजूद है कोई? अगर मैं इसे हटा दूँ, इसे मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसका वजूद नहीं है कुछ भी। सब्जेक्ट ये नहीं है मेरा, सब्जेक्ट ये है, इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। तो द बेनिफिट्स ये प्लूरल है क्योंकि सब्जेक्ट ये है, गुड न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स। तो ये अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, जो सही लिखी है। Fairly obvious to most of us, you have more energy, your health improves and your productivity blossoms. Healthy eating also plays a huge role in maintaining a healthy weight. Although means आपने ये बात तो सुनी होगी, it means, जब हम बोलते हैं सारी चीज़ें it means, इसका मतलब ये हुआ। या आप बोलते हो which means, आपने कभी ये सुना है although means? ऑल्दो का मतलब होता है इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी मीन्स मतलब क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ या तो आप इट लगाओ या विच लगाओ, विच ज़्यादा बेटर रहेगा, आप यहाँ विच का यूज़ करेंगे। विच मीन्स कई बार सेंटेंस सेंस के ऊपर आते हैं, ऐसा अक्सर होता नहीं है वैसे, फिर भी आ जाते हैं। डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंसेशंस इन द सेम फूड। इन द वर्ड्स ऑफ विदरली फूड्स with dynamic contrast have an edible cell that goes crunch followed by something soft or creamy and full of taste active compounds। सेंटेंस में कहीं एरर मिला नहीं है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब आगे सिंगुलर लिखी है, ठीक है। टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंसेशंस इन द सेम फूड, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। इन द वर्ड ऑफ विदरली, ये भी ठीक है। फूड्स विद डायनामिक कॉन्ट्रास्ट हैव, कई बार बच्चे हैव की जगह हैज़ लगा देते हैं क्योंकि कॉन्ट्रास्ट लिखा है। एक बात समझो, मैं आपसे बोलूं राम विद हिज फ्रेंड्स, राम विद हिज फ्रेंड्स, या मैं बोलूं ऑल द स्टूडेंट्स with his teacher, with his teacher। अब हम बात करते हैं कि वेटेज किसका है। यहाँ बात किसकी हो रही है? एक्चुअल में बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, देखते हैं। राम विद हिज फ्रेंड्स, राम अपने फ्रेंड्स के साथ, समझ में बात आ रही है? तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? राम, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स है ना ये तो इसके साथ हैं, समझ में आ रही बात? तो मेन वेटेज जो है ना वो राम का है। ऑल द स्टूडेंट्स विद हिज टीचर, तो जो सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमेशा ये वाला होगा। या आप इसे रट सकते हैं कि विद के साथ जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं या टुगेदर विद के साथ जोड़े जाते हैं तो सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। सब्जेक्ट जो हम मानते हैं वो पहले वाले को मानते हैं। पहला वाला अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, पहला वाला प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। तो यहाँ लिखा है फूड्स विद डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, तो हम पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब। जो फूड्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। उसके आगे एक एडिबल सेल लिखा है जो कि एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उससे पहले एन लिखा है क्योंकि एडिबल से अ से बनेगा तो ये एन भी ठीक है। दैट गोज क्रंच फॉलोड बाय, अब यहाँ देखो इज़ फॉलोड हो या फॉलोड हो कोई बात नहीं है, ऐसा एरर नहीं देखेंगे हम। फॉलोड बाय समथिंग सॉफ्ट और क्रीमी एंड फुल ऑफ टेस्ट एक्टिव कंपाउंड्स, इसका मतलब सेंटेंस में नो एरर, कोई एरर नहीं मिला हमें। उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे और भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इस सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे। अगले सेशन में ये सारी बातें मैं करूँगा आपके सामने। इस सेशन से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और अगले 10 क्वेश्चन भी मैं डायरेक्ट इन्हीं के जो मैंने आपको पढ़ाया इन्हीं से मैं सोल्व कराऊँगा। देखना आप, और अलग तरीके के क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है ना इन्हीं सारी चीज़ों पर बेस हैं। तो इन सारी चीज़ों से कैसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, कैसे चीज़ों को कवर करना है, ये आपने सीखा। तो इस सेशन में मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप पढ़िए, चीज़ों को देखिए। मेरी राइटिंग के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस पर पढ़ाने की आदत है नहीं, फिर भी मैंने आपको बोला है, सब कुछ जो भी लिखा है वो बोला है। तो आप मेरे बोलने पर मीनिंग को, वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं कि वर्ड की स्पेलिंग क्या थी, क्या मैंने लिखा है।